आपने कभी सोचा है कि इस धरती पर ऐसी भी जगह हैं जहां लोग अचानक गायब हो जाते हैं। किताबें मिलती हैं जिन्हें कोई पढ़ ही नहीं सकता, और ऐसे पिरामिड हैं जिनका निर्माण आज की तकनीक से भी असंभव है। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, ये हकीकत है। और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं दुनिया के 7 सबसे रहस्यमयी और खौफनाक राज जो आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो अब भी लौट सकते हैं, वरना सच्चाई का ये रहस्यमयी सफर अभी शुरू होता है। अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग में स्थित एक त्रिकोणीय क्षेत्र जिसे बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है, दशकों से रहस्य, भय और कुतूहल का केंद्र बना हुआ है। इस रहस्यमयी क्षेत्र का विस्तार मियामी, फ्लोरिडा, बरमूडा द्वीप और प्यूर्टो रिको के बीच फैला हुआ है। ये लगभग 5 लाख वर्ग मील में फैला है और इसमें कई जहाज और विमान बिना किसी चेतावनी के गायब हो चुके हैं। बरमूडा ट्रायंगल को शैतानी त्रिकोण भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जो कुछ होता है वो वैज्ञानिक तर्कों से परे होता है। 20वीं सदी की शुरुआत से ही इस क्षेत्र में रहस्यमयी घटनाएं रिपोर्ट की जाती रही हैं। सबसे प्रसिद्ध घटना फ्लाइट 19 की है, जो दिसंबर 1945 में हुई। अमेरिकी नौसेना के 5 बमवर्षक विमान नियमित प्रशिक्षण मिशन पर निकले थे। वे सभी विमान एक एक करके रडार से गायब हो गए। ना तो उनका मलबा मिला और ना ही कोई चालक दल। खोज और बचाव के लिए भेजा गया एक विमान भी उसी क्षेत्र में गायब हो गया। इस घटना ने पूरी दुनिया को चौंका दिया और इसके बाद से बरमूडा ट्रायंगल को लेकर तरह तरह की थ्योरीज और अटकलें लगाई जाने लगी। कुछ लोगों का मानना है कि इस क्षेत्र में कोई चुंबकीय विक्षोभ है जो कंपास जैसे उपकरणों को गलत दिशा दिखाने लगता है। इससे जहाज और विमान रास्ता भटक जाते हैं और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। कुछ वैज्ञानिक इस क्षेत्र में पाए जाने वाले मीथेन गैस के बुलबुलों को दोषी मानते हैं। उनका कहना है कि समुद्र की गहराइयों से निकलने वाली गैस पानी की सतह की घनत्व को बदल देती है, जिससे जहाज समुद्र में समा जाते हैं। लेकिन ये सभी वैज्ञानिक तर्क उन घटनाओं को पूरी तरह समझाने में असमर्थ रहे हैं, जिनमें विमान भी गायब हुए हैं और रडार पर किसी प्रकार का कोई संकेत भी नहीं मिला। एक थ्योरी और ये भी है कि इस क्षेत्र में टाइम पोर्टल या डायमेंशनल दरार हो सकती है, जिससे जहाज और विमान किसी अन्य आयाम में चले जाते हैं। कुछ लोगों ने तो एलियंस की मौजूदगी तक की बात कही है। उनका मानना है कि यहाँ कोई एलियन बेस हो सकता है जो इस क्षेत्र में आने वाली वस्तुओं को अपने साथ ले जाते हैं या उन्हें नष्ट कर देते हैं। हालांकि इस पर कोई ठोस सबूत आज तक नहीं मिले हैं। कुछ घटनाएं ऐसी भी हैं जहां जहाज या विमान का कुछ हिस्सा या मलबा मिला हो, लेकिन चालक दल या यात्री पूरी तरह लापता थे और उनमें से कोई जीवित नहीं मिला। ऐसे मामलों में जहाज़ों की स्थिति सामान्य मिली, लेकिन इंसानों का कोई सुराग नहीं मिला। कुछ जहाज़ों पर खाना तैयार था, पानी चल रहा था, लेकिन लोग जैसे पल भर में गायब हो गए। ऐसी घटनाएं इंसानी समझ से बाहर हैं। बरमूडा ट्रायंगल से जुड़े आंकड़े भी इस रहस्य को और गहरा बनाते हैं। अमेरिकी तटरक्षक बल के अनुसार इस क्षेत्र में सैकड़ों जहाज और विमान लापता हो चुके हैं, जिनमें से अधिकतर का आज तक कोई सुराग नहीं मिला। कई बार मौसम पूरी तरह साफ होने के बावजूद विमान या जहाज गायब हो जाते हैं, और जब खोजबीन की जाती है तब तक उनका नामो निशान भी नहीं मिलता। हालांकि कुछ वैज्ञानिक और शोधकर्ता इस रहस्य को महज संयोग और इंसानी त्रुटियों का नतीजा मानते हैं। उनका कहना है कि बरमूडा ट्रायंगल में ज्यादा ट्रैफिक होता है, इसलिए दुर्घटनाओं की संभावना भी ज्यादा होती है। लेकिन ये तर्क उन मामलों में बेमानी हो जाते हैं जहां किसी भी प्रकार की चेतावनी, खतरे या त्रुटि का कोई सबूत नहीं मिलता और सब कुछ पूरी तरह सामान्य होते हुए भी विमान या जहाज गायब हो जाते हैं। इस क्षेत्र को लेकर इतने वर्षों में कई किताबें, डॉक्यूमेंट्री और रिसर्च पेपर लिखे जा चुके हैं, लेकिन इनमें से कोई भी इस रहस्य को पूरी तरह सुलझा नहीं पाया है। बरमूडा ट्रायंगल आज भी एक ऐसा रहस्य बना हुआ है जो मानवता को चुनौती देता है। क्या ये केवल एक समुद्री क्षेत्र है जहां संयोगवश घटनाएं घटती हैं, या ये वाकई किसी अलौकिक शक्ति का प्रभाव है,
ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। चाहे विज्ञान इसे समझाने की कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन जब तक इन लापता घटनाओं की सच्चाई सामने नहीं आती, तब तक बरमूडा ट्रायंगल एक अनसुलझा रहस्य ही बना रहेगा, जो दुनिया को रहस्य, डर और जिज्ञासा। प्रशांत महासागर के एक कोने में बसा ईस्टर आइलैंड देखने में तो एक सामान्य सा द्वीप लगता है, लेकिन इसके भीतर छुपा है एक ऐसा रहस्य जो आज तक दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक, इतिहासकार और पुरातत्वविद भी नहीं सुलझा पाए हैं। इस द्वीप की सबसे बड़ी पहचान है वहां खड़ी सैकड़ों विशालकाय मानव आकृतियां, जिन्हें मोआई कहा जाता है। ये मूर्तियां न केवल आकार में बहुत बड़ी हैं, बल्कि तकनीकी दृष्टि से इतनी जटिल और परिष्कृत हैं कि ये सोचना भी कठिन है कि इन्हें सदियों पहले किसी ऐसी सभ्यता ने बनाया होगा जिसके पास न तो आधुनिक औजार थे, न ही भारी मशीनें। ईस्टर आइलैंड को स्थानीय भाषा में रापा नुई कहा जाता है और यहाँ की सभ्यता भी इसी नाम से जानी जाती है। ये मूर्तियां चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं और अधिकतर का वजन 14 टन से भी अधिक है। कुछ मूर्तियां तो 70-80 टन तक भारी हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि इन मूर्तियों को द्वीप के विभिन्न हिस्सों में किस प्रकार ले जाया गया, जबकि वहां कोई घोड़ा, हाथी या मशीनरी नहीं थी। ये बात आज भी रहस्य बनी हुई है। इन मूर्तियों की संख्या लगभग 900 से अधिक है, जिनमें से कई आज भी अधूरी पड़ी हैं। कुछ मूर्तियां आधी जमीन में दबी हैं, जिनके नीचे पूरा शरीर छुपा हुआ है। 20वीं सदी में जब कुछ पुरातत्वविदों ने खुदाई की, तो ये चौंकाने वाला रहस्य सामने आया कि जो मूर्तियां बाहर से केवल सिर नजर आती थी, उनके नीचे पूरा शरीर मौजूद था। हाथ, पेट, कमर, यहाँ तक कि कुछ पर तो नक्काशी और लेख भी खुदे हुए थे। इससे यह साबित हुआ कि ये मूर्तियां केवल प्रतीक नहीं थी, बल्कि इनके माध्यम से कोई संदेश या संस्कृति को प्रकट किया गया था। सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि इन मूर्तियों को बनाने का उद्देश्य क्या था? क्या ये देवताओं के प्रतीक थीं? क्या ये पूर्वजों की मूर्तियां थीं जिनकी पूजा होती थी? या फिर ये किसी दूसरे ग्रह की सभ्यता द्वारा बनाए गए संकेत हैं? इस विषय में इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के बीच कई मतभेद हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि रापा नुई सभ्यता के लोगों ने इन मूर्तियों को अपने पूर्वजों की आत्मा के प्रतीक के रूप में बनाया। उनका विश्वास था कि पूर्वजों की आत्मा इन मूर्तियों में वास करती है और वे द्वीप की रक्षा करती हैं। लेकिन यह भी आश्चर्यजनक है कि यदि ये धार्मिक प्रतीक थीं, तो इतनी बड़ी संख्या में और इतने विशाल क्यों बनाई गईं? क्यों हर मूर्ति का चेहरा विश्व धरोहर सूची में शामिल है, लेकिन इसके रहस्य अभी भी अधूरे हैं। हर साल हजारों सैलानी यहाँ आते हैं, इन मूर्तियों को देखते हैं और चुपचाप लौट जाते हैं, शायद इसी उम्मीद में कि कोई एक दिन इस रहस्य को सुलझा पाएगा। ये मूर्तियां खामोश हैं, लेकिन इनकी चुप्पी के पीछे एक कहानी दबी है जो अब तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया है। ये मूर्तियां केवल पत्थर नहीं हैं, ये उस खोई हुई सभ्यता की आवाज हैं जो शायद किसी दिन फिर से सुनी जाएगी, जब इंसान इनकी भाषा को समझ पाएगा। तो क्या हुआ था उस सभ्यता को? क्या कोई ऐसा रहस्यमयी संकट आया जिसने लाखों लोगों को उनका घर, संस्कृति और धर्म छोड़ने पर मजबूर कर दिया? इतिहासकारों ने इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए माया स्थलों की गहराई से खुदाई की, हजारों साल पुराने शिलालेखों को पढ़ने की कोशिश की, जलवायु के रिकॉर्ड खंगाले और खगोल शास्त्रीय गणनाएं तक देखीं, लेकिन पूरी तरह स्पष्ट उत्तर आज तक किसी के पास नहीं है। कुछ सिद्धांत सामने आए हैं, पर वे केवल आंशिक व्याख्या कर पाते हैं, रहस्य को नहीं सुलझा पाते। एक प्रमुख सिद्धांत यह है कि जलवायु परिवर्तन, विशेष रूप से लंबे समय तक चलने वाला सूखा, माया सभ्यता के पतन का कारण बना। वैज्ञानिकों ने झीलों और तालाबों की तलहटी में जमा गाद की परतों का विश्लेषण कर ये पाया कि 800 से 900 ईस्वी के बीच इस क्षेत्र में एक गंभीर सूखे की स्थिति रही। उस दौर में वर्षा न होने से खेती चौपट हो गई, भोजन की कमी हो गई और पानी के स्रोत सूख गए। चूंकि माया सभ्यता कृषि पर अत्यधिक निर्भर थी, इसलिए ये आपदा उनके लिए घातक सिद्ध हुई। लेकिन ये बात तब और जटिल हो जाती है जब हम देखते हैं कि माया लोग जल प्रबंधन में अत्यधिक निपुण थे। उन्होंने जलाशय, नहरें और भूमिगत जल स्रोतों के लिए विशिष्ट
तकनीकें विकसित की थीं, तो क्या एक सूखा ही इतनी विशाल सभ्यता को मिटा सकता था? कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि सूखा तो केवल शुरुआत थी। असल में समस्या तब बढ़ी जब पर्यावरण संकट ने सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता को जन्म दिया। जैसे जैसे फसलें नष्ट होने लगीं, जनता का भरोसा अपने शासकों पर से उठने लगा, क्योंकि माया राजाओं को देवताओं का प्रतिनिधि माना जाता था और उन्हें वर्षा, उर्वरता और समृद्धि के संरक्षक समझा जाता था। जब देवताओं का आशीर्वाद रुक गया, तब जनता में विद्रोह पनपने लगा। इस दौर में खुदाई में मिले शिलालेखों से यह भी संकेत मिलता है कि उस समय विभिन्न माया राज्यों के बीच लगातार युद्ध होने लगे। शहर राज्य एक दूसरे से लड़ने लगे संसाधनों के लिए। इससे आंतरिक अस्थिरता और अधिक बढ़ गई। युद्ध के कारण जनसंख्या विस्थापित हुई, कई नगर पूरी तरह से नष्ट हो गए और व्यापार मार्ग टूट गए। ये सब उस समय हुआ जब जलवायु पहले से ही प्रतिकूल थी। परंतु इन सभी तर्कों के बावजूद एक बात अभी भी असामान्य लगती है। माय लोगों ने अपने शानदार नगरों, भव्य मंदिरों और विशाल पिरामिडों को एक पल में यूं ही क्यों छोड़ दिया? क्या वे किसी भयंकर बीमारी या महामारी से डर गए थे? लेकिन आज तक माय शहरों में किसी महामारी के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं। न ही शवों का कोई सामूहिक कब्रगाह मिला है, जैसा कि महामारियों के बाद होता है। एक और हैरान करने वाली बात यह है कि माँ लोगों के कैलेंडर और खगोल शास्त्र पर जब अध्ययन किया गया, तो कुछ विद्वानों ने यह अनुमान लगाया कि हो सकता है माँ लोग किसी दिव्य या खगोलिक घटना की भविष्यवाणी कर चुके थे, और जब वो घटना घटी, तब उन्होंने अपनी सभ्यता को छोड़ देना ही उचित समझा। वर्ष 2012 के आसपास माया कैलेंडर को लेकर अफवाह फैली थी कि दुनिया खत्म हो जाएगी। यह गलत सिद्ध हुआ, पर इसने यह सवाल अवश्य खड़ा किया कि माँ लोग खगोलिक घटनाओं के प्रति इतने संवेदनशील क्यों थे। कुछ रहस्यवादी और अलौकिक शक्तियों में विश्वास करने वाले लोग मानते हैं कि माँ लोग कोई रहस्य जान गए थे, शायद ब्रह्मांड से जुड़ा कोई गूढ़ सत्य, और उसी के आधार पर उन्होंने निर्णय लिया कि उनकी सभ्यता अब इस धरती पर नहीं रहेगी। कुछ अति कल्पनावादी थ्योरीज तो यह तक कहती हैं कि माय लोग किसी अन्य आयाम में चले गए या कोई एलियन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर स्वयं को गायब कर लिया। इन थ्योरीज में कितनी सच्चाई है, यह कहना कठिन है, लेकिन एक बात स्पष्ट है, माय सभ्यता का पतन धीरे धीरे नहीं हुआ, बल्कि यह जैसे एक रहस्यमयी छाया के नीचे दबकर एक झटके में गायब हो गया। उनके लेख, पिरामिड, मंदिर, कलाकृतियां सब तो बचे हैं, लेकिन वो लोग कहाँ गए जिन्होंने ये सब रचा था? आज जब कोई पर्यटक चिचन इत्जा के मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ता है, तो वह उस महान सभ्यता की भव्यता को महसूस करता है, परंतु साथ ही उस अजीब सी चुप्पी को भी सुनता है जो सदियों से वहां छाई है। उस मौन में छिपे हैं वे प्रश्न जिनका उत्तर अब शायद समय के गर्भ में ही रह गया है। माय लोगों ने जो ज्ञान, कला और विज्ञान की विरासत छोड़ी है, वो आज भी मानवता के लिए प्रेरणा है, लेकिन उनका अंत हमें चेतावनी भी देता है कि जब सभ्यताएं प्रकृति, विश्वास और संतुलन से दूर जाती हैं, तब सबसे समृद्ध और उन्नत भी मिट सकती हैं। संभवतः एक दिन कोई नई खोज, कोई नया दस्तावेज या कोई रहस्यमयी प्रमाण हमें इस रहस्य का उत्तर देगा, लेकिन तब तक माय सभ्यता का अंत दुनिया के सबसे रहस्यमयी इतिहासों में से एक बना रहेगा। सन 1959 की सर्दियों में सोवियत संघ के एक दूरस्थ और बर्फ से ढके इलाके में ऐसी घटना घटी जिसने न केवल रूस को बल्कि पूरे विश्व को दहला कर रख दिया। ये घटना थी डिएटलॉव पास दुर्घटना। ये नाम उस स्थान पर पड़ा जहां ये घटना घटी, और ये नाम मिला उस समूह के नेता इगोर डिएटलॉव के नाम पर जो इस ट्रैकिंग अभियान का नेतृत्व कर रहे थे। इस घटना ने जितने प्रश्न खड़े किए, उतने उत्तर कभी नहीं मिले। आज भी ये रहस्य वैज्ञानिकों, सेना, इतिहासकारों और साजिश सिद्धांतकारों के लिए अनसुलझा बना हुआ है। ये सब शुरू हुआ जब 10 युवा छात्र और स्नातक जो रूस के उरल पॉलिटेक्निक संस्थान से संबंधित थे, ने फरवरी 1959 में उरल पर्वत श्रृंखला की एक कठिन बर्फीली चढ़ाई के लिए प्रस्थान किया। उनका उद्देश्य था ओटोर्टन पर्वत को पार करना, जो उस क्षेत्र के कठिनतम इलाकों में से एक माना जाता है। सभी सदस्य शारीरिक और मानसिक रूप से प्रशिक्षित थे, अनुभवी पर्वतारोही थे और उनके पास जरूरी उपकरण भी मौजूद थे। एक सदस्य ने बीच रास्ते से स्वास्थ्य कारणों से यात्रा छोड़ दी,
लेकिन शेष 9 आगे बढ़ते रहे। फिर एक दिन वे अचानक इस दुनिया से गायब हो गए। जब निर्धारित समय पर वे वापस नहीं लौटे, तब बचाव अभियान शुरू हुआ। 26 फरवरी को उनका शिविर डेड माउंटेन, मृत पहाड़ नामक स्थान पर मिला। यहीं से शुरू होती है वो रहस्य जो आज तक अनसुलझा है। जांचकर्ताओं ने पाया कि टेंट अंदर से फाड़ा गया था, जैसे किसी डरावनी स्थिति में अंदर मौजूद लोगों ने बाहर भागने की कोशिश की हो। ये देखकर हर कोई सन्न रह गया। इतना ठंडा मौसम और बर्फीली रात, फिर भी उन लोगों ने अपने गर्म कपड़े, जूते तक नहीं पहने और टेंट को अंदर से चीर कर बाहर भागे। ऐसा क्या डर था जिसने प्रशिक्षित पर्वतारोहियों को इस तरह भागने पर मजबूर कर दिया? टेंट से कुछ दूरी पर 2 शव मिले, केवल अंडरवियर में, एक पेड़ के नीचे। उनके हाथों पर जलने के निशान थे, जैसे वे आग जलाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वहां कोई जलती आग नहीं थी। थोड़ी दूरी पर और शव मिले, कुछ घुटनों के बल, कुछ मुंह के बल गिरे हुए। और फिर सबसे भयावह दृश्य मिला, एक महिला सदस्य का शव जिसका चेहरा बुरी तरह क्षत विक्षत था। उसकी आंखें और जीभ गायब थीं। एक अन्य सदस्य की खोपड़ी टूटी हुई थी, लेकिन सिर की त्वचा पर कोई घाव नहीं था। कुछ के शरीर पर इतनी भीषण चोटें थीं जैसी किसी कार एक्सीडेंट में होती हैं, लेकिन बाहरी घाव नहीं, त्वचा सही सलामत थी। फोरेंसिक रिपोर्ट्स ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये चोटें किसी इंसान के हाथों से नहीं की जा सकती थीं। ये किसी उच्च दबाव वाली ताकत का परिणाम थी। इससे साजिश सिद्धांतों की बाढ़ आ गई। क्या ये किसी सैन्य प्रयोग का परिणाम था? क्या उस इलाके में परमाणु परीक्षण या अलौकिक हथियारों का परीक्षण किया जा रहा था? कुछ लोगों ने दावा किया कि इलाके में रेडिएशन की मात्रा सामान्य से अधिक पाई गई थी, लेकिन सोवियत सरकार ने उस समय रिपोर्ट्स को छुपाया और पूरा मामला प्राकृतिक आपदा कहकर बंद कर दिया गया। कुछ थ्योरीज यह भी कहती हैं कि ये यति, स्नोमैन जैसा कोई हिम मानव था जिसने उन पर हमला किया। हालांकि कोई प्रत्यक्ष प्रमाण कभी नहीं मिला, लेकिन शिविर के पास कुछ असामान्य विशाल पैरों के निशान मिलने की खबरें थीं, जिन्हें बाद में सरकार ने गलत रिपोर्ट बताया। कुछ का कहना है कि यह घटना एलियन से जुड़ी है। उस रात आसमान में कई लोगों ने उड़ती हुई चमकीली वस्तुएं देखी थीं। क्या ये यूएफओ थे? क्या इन पर्वतारोहियों ने कुछ ऐसा देख लिया था जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था? एक थ्योरी यह भी है कि उस क्षेत्र में इंफ्रासाउंड नामक दुर्लभ ध्वनि उत्पन्न हुई होगी, जो हवा और पहाड़ियों के विशेष संयोजन से बनती है। इस ध्वनि को इंसान नहीं सुन सकता, लेकिन यह दिमाग पर असामान्य प्रभाव डालती है, भय, मतिभ्रम, बेचैनी उत्पन्न करती है। यह थ्योरी यह समझाने की कोशिश करती है कि कैसे सभी लोग एक साथ बिना कपड़ों के अंधेरी बर्फीली रात में बाहर भागे। लेकिन यह भी प्रश्न उठाता है, यदि सिर्फ मतिभ्रम हुआ था तो शरीरों पर इतनी गंभीर शारीरिक चोटें कैसे आईं? 2019 में रूस सरकार ने इस मामले की पुनः जांच की और इसे हिमस्खलन का परिणाम बताया, लेकिन यह उत्तर भी अधूरा रहा। कोई हिमस्खलन का सीधा प्रमाण नहीं मिला, न ही टेंट पर कोई दबाव था। और सबसे बड़ी बात, यदि हिमस्खलन होता तो सभी शव एक स्थान पर मिलते, न कि एक दूसरे से 100 मीटर की दूरी पर। इस रहस्य ने दशकों तक कलाकारों, लेखकों और फिल्मकारों की कल्पना को भी प्रेरित किया। इस पर उपन्यास, डॉक्यूमेंट्री और फिल्में बनी, लेकिन सच्चाई आज भी वही है। 9 युवा, प्रशिक्षित और विवेकशील पर्वतारोही एक ही रात बिना किसी चेतावनी के भयावह परिस्थितियों में मारे गए। किसी ने चीख तक नहीं सुनी, किसी को मदद तक नहीं बुलाया। आज जब कोई यात्री डिएटलो पास के उस स्थान पर जाता है, तो वहां की बर्फीली खामोशी में कुछ अनकहा सा महसूस करता है। वहां कोई पत्थर नहीं बोलता, पर हर पेड़, हर बर्फ की परत जैसे कोई कहानी कहती है, बस समझना बाकी है। क्या वो हिममानव था, कोई परालौकिक शक्ति, एलियन, इंफ्रासाउंड या फिर कुछ और? ये रहस्य न केवल एक घटना की कहानी है, बल्कि यह उस सीमितता की पहचान भी है जिसमें आज का विज्ञान बंधा है। कभी कभी प्रकृति, अंतरिक्ष और समय की गहराई में कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर हमारे पास नहीं होते। डिएटलोव पास उन्हीं अनसुलझे सवालों की कब्रगाह है। कभी कभी कुछ रहस्य इतने मौन होते हैं कि वे शोर मचाए बिना ही मानवता की समझ को चुनौती दे डालते हैं। ऐसे ही रहस्य का नाम है वोइनिच मैन्युस्क्रिप्ट।
एक रहस्यमयी पुस्तक जिसके पन्ने, चित्र, शब्द और लेखनी सब कुछ मानव चेतना के लिए अब तक एक अबूझ पहेली बने हुए हैं। ये किताब न किसी भाषा में समझ आती है, न इसके चित्र स्पष्ट संकेत देते हैं कि ये किस उद्देश्य से लिखी गई थी। ये न तो किसी धर्म की पुस्तक लगती है, न ही किसी वैज्ञानिक ग्रंथ की तरह व्यवहार करती है। फिर भी ये कुछ कहती है, लेकिन क्या, ये आज तक कोई नहीं जान पाया है। इस रहस्यमयी पुस्तक की खोज 1912 में हुई जब विल्फ्रेड वोयनिच नाम के एक पोलिश पुस्तक विक्रेता ने इटली के एक पुराने जेसुएट पुस्तकालय से इसे खरीदा। वो शुरू में इस पर विशेष ध्यान नहीं दे पाया, लेकिन जब उसने इसके पन्ने पलटे तो वो चौंक गया। किताब में सैकड़ों अज्ञात प्रतीक, विचित्र पौधों की आकृतियां, खगोलिक रेखा चित्र, महिलाओं की रहस्यमयी आकृतियां और पूरी तरह अज्ञात लिपि में लिखा पाठ था। न शब्द पहचाने जा सके, न व्याकरण, न शैली, जैसे यह किसी और दुनिया से आई हो। इस पांडुलिपि को विशेषज्ञों ने कई बार जांचा। इसकी सामग्री पुराने समय की किताबों जैसी ही थी। चमड़े पर लिखा गया था, स्याही प्राकृतिक थी और उसकी आयु लगभग 600 साल मानी गई, अर्थात 15वीं सदी की। यह भी माना गया कि इसे यूरोप में ही लिखा गया था, पर कौन सी भाषा में, वह आज तक एक रहस्य है। इस पुस्तक को अब तक दुनिया के सबसे तेज दिमाग वाले कोड ब्रेकर, क्रिप्टोग्राफर, भाषाविद, इतिहासकार, कंप्यूटर वैज्ञानिक और यहां तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक ने पढ़ने की कोशिश की, लेकिन असफलता ही हाथ लगी। किताब की भाषा को वोयनिचीज कहा गया, लेकिन यह केवल नाम भर है। इसकी कोई भाषाई उत्पत्ति आज तक साबित नहीं हो पाई है। इसमें कई शब्द बार बार आते हैं, कुछ शब्द एक जैसे प्रतीत होते हैं, जिससे लगता है कि ये कोई असली भाषा हो सकती है। लेकिन अगर ऐसा है तो उसे कोई क्यों नहीं समझ पाया? और यदि यह नकली भाषा है तो इतनी बड़ी और जटिल पुस्तक को इस तरह बनाना किसी अकेले व्यक्ति के लिए असंभव सा काम था, वो भी उस युग में जब छपाई मशीन तक नहीं थी। किताब के अध्यायों में अलग अलग विषयों की झलक दिखाई देती है। एक अध्याय पूरी तरह से पौधों के चित्रों से भरा है, लेकिन ये पौधे ऐसे हैं जो पृथ्वी पर नहीं पाए जाते। न किसी वनस्पति वैज्ञानिक ने उन्हें पहचाना है, न ही वे किसी ज्ञात वनस्पति परिवार से मिलते हैं। क्या ये काल्पनिक पौधे हैं, या फिर वे उस दौर की लुप्त हो चुकी प्रजातियां थीं, या फिर किसी दूसरी दुनिया की? एक अन्य खंड में खगोल विज्ञान संबंधी चित्र हैं, तारों, ग्रहों और आकाशीय रेखाओं के साथ कुछ घूर्णन जैसे पैटर्न। लेकिन ये भी किसी ज्ञात ज्योतिष या खगोल शास्त्र से मेल नहीं खाता। वहीं कुछ पन्नों पर जल में नहाती हुई नग्न महिलाओं के चित्र हैं, जिनके चारों ओर नलियों, टैंकों या अजीब मशीनों जैसी संरचनाएं बनी हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई रहस्यमय विज्ञान, शायद चिकित्सा विज्ञान, यहाँ चित्रों में प्रदर्शित किया गया हो। लेकिन यदि ये विज्ञान था तो इसे छुपाया क्यों गया? और अगर ये जादू था तो वो किसके लिए था? कुछ थ्योरीज का कहना है कि ये किताब किसी गुप्त संगठन ने बनवाई थी, शायद रोज़ीक्रूशियन जैसी किसी रहस्यमयी परंपरा के सदस्य ने, ताकि उनके ज्ञान को आम लोगों की पहुंच से दूर रखा जा सके। एक और कल्पना यह है कि ये किसी एलियन सभ्यता का ज्ञान है जो गलती से पृथ्वी पर आ गया। कुछ लोग इसे टाइम ट्रैवल का सबूत मानते हैं, कोई व्यक्ति जो भविष्य या अतीत से आया और ये पुस्तक पीछे छोड़ गया। शोधकर्ताओं ने इसे सैकड़ों बार डिकोड करने की कोशिश की, कंप्यूटर एल्गोरिदम लगाए गए, भाषाओं की तुलना की गई, सांख्यिकीय विश्लेषण किए गए, लेकिन हर बार वही नतीजा, शून्य। दिलचस्प बात यह है कि पुस्तक में कोई गलती नहीं है, कोई काट छांट नहीं, सब कुछ बेहद व्यवस्थित है, जैसे लेखक जानता था कि वो क्या कर रहा है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि पूरी पुस्तक में कोई भी स्पष्ट शीर्षक या संकेत नहीं है कि ये किसके लिए लिखी गई थी। कुछ विद्वानों ने ये विचार भी रखा कि शायद ये पुस्तक एक मानसिक रोगी द्वारा बनाई गई हो, किसी स्किज़ोफ्रेनिक व्यक्ति की कल्पनाओं का परिणाम। लेकिन मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि इतनी सुव्यवस्थित और पूर्ण रचना किसी बीमार मन से उत्पन्न नहीं हो सकती। और फिर प्रश्न उठता है, अगर लेखक सामान्य था तो फिर उसने ऐसा क्यों लिखा जो कोई समझ न सके? आज यह पांडुलिपि अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी की बेन की रेयर बुक एंड मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी में सुरक्षित रखी गई है। इसके दर्जनों पृष्ठ आज भी रहस्य में लिपटे हुए हैं।
इसके लिए दुनिया भर से शोधकर्ता आते हैं, परंतु सभी खाली हाथ लौटते हैं। ये केवल एक पुस्तक नहीं, ये चुनौती है उस बौद्धिक घमंड की जो सोचता है कि हम सब कुछ समझ सकते हैं। कई लोग मानते हैं कि एक दिन हम इस किताब को पढ़ पाएंगे, जब हमारे पास वो ज्ञान होगा जो शायद अभी हमारे विज्ञान की सीमा के बाहर है। लेकिन तब तक ये किताब एक मौन पहेली बनी रहेगी, एक ऐसी आवाज जो बोलती तो है पर कोई उसे सुन नहीं सकता। दुनिया में कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो न दिखाई देते हैं, न छुए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी उनका असर इतना गहरा होता है कि वे किसी की नींद तक उड़ा सकते हैं। ऐसा ही एक रहस्य है टाओस हम, एक रहस्यमय, धीमी, कंपन जैसी ध्वनि जो न्यू मैक्सिको, अमेरिका के एक छोटे से शहर टाओस के कुछ लोगों को सुनाई देती है, लेकिन बाकी लोग उसे नहीं सुन पाते। न कोई स्रोत, न कोई यंत्र, न कोई वैज्ञानिक पुष्टि, बस एक रहस्यमयी हम जैसी गूंज जो कुछ लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुकी है और कईयों के लिए ये आज भी एक मानसिक या अलौकिक पहेली है। इस आवाज की पहली रिपोर्ट 1990 के दशक की शुरुआत में दर्ज हुई, जब टाओस के लगभग 2% निवासियों ने दावा किया कि वे एक धीमी, निरंतर कंपन जैसी गूंज महसूस कर सकते हैं। ये गूंज कभी-कभी इतनी धीमी होती कि उसे सुनना कठिन हो जाता, लेकिन शरीर उसे अनुभव कर सकता था। कई लोगों ने बताया कि ये आवाज रात के समय ज्यादा स्पष्ट होती है और एक बंद कमरे में लेटते ही ये कंपन सी ध्वनि सिर, छाती या दीवारों के अंदर गूंजने लगती है। इसे कोई मशीन नहीं पकड़ पाई, लेकिन सुनने वाले इसे स्पष्ट महसूस करते हैं। इस ध्वनि को ह्यूमैनिटी हम, अर्थ हम या मिस्ट्री हम जैसे नामों से भी जाना जाता है, पर टाओस हम विशेष रूप से प्रसिद्ध हुआ क्योंकि यहाँ इसे इतने बड़े स्तर पर महसूस किया गया कि सरकार को वैज्ञानिकों की एक विशेष टीम गठित करनी पड़ी। ये टीम नेशनल लेबोरेटरीज, भौतिक वैज्ञानिकों, ध्वनि विशेषज्ञों और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरों की थी। वे टाओस पहुंचे, जांच के लिए अत्याधुनिक उपकरण लगाए गए, माइक्रोफोन, साउंड डिटेक्टर, सीस्मिक सेंसर, लेकिन परिणाम वही निकला जो इस रहस्य के लिए आज तक चला आ रहा है। कुछ नहीं मिला, कोई निश्चित आवृत्ति नहीं, कोई स्थिर स्रोत नहीं, और सबसे अजीब बात, 98% लोग इस ध्वनि को सुन नहीं सकते। कुछ विशेषज्ञों ने इसे ओटो एकॉस्टिक एमिशन यानी मानव कान के भीतर उत्पन्न होने वाली आवाज माना, लेकिन फिर सवाल उठा कि यदि ये कान के भीतर की आवाज होती तो ये इतनी लगातार और बाहरी वातावरण से प्रभावित क्यों होती। कुछ लोगों ने इसे अलौकिक घटना कहा। उनका मानना है कि ये ध्वनि पृथ्वी के भीतर से आ रही है, जैसे धरती कुछ कहना चाहती हो। कुछ ने इसे एलियन गतिविधियों से जोड़ा। उनका दावा है कि पृथ्वी के नीचे या टाओस जैसे विशेष स्थानों पर कोई अनदेखा आधार, अंडरग्राउंड एलियन बेस, हो सकता है जहां से ये ध्वनि उत्पन्न होती है। यह थ्योरी उन लोगों की है जो टाओस में आसमान में असामान्य उड़ती वस्तुएं देखने का दावा करते हैं। हालांकि इन बातों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण आज तक नहीं मिला, पर टाओस हम सुनने वालों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती गई। कई मनोवैज्ञानिक इसे मैस परसेप्शन या कलेक्टिव डिल्यूजन का उदाहरण मानते हैं। उनका कहना है कि जब कुछ लोग बार बार किसी अनुभव की चर्चा करते हैं तो दूसरों को भी वैसा ही अनुभव होने लगता है। लेकिन इस तर्क में खामी ये है कि टाओस हमको सुनने वालों में ऐसे लोग भी थे जो सामाजिक रूप से कटे हुए थे, जिन्होंने कभी किसी से इसके बारे में सुना तक नहीं था, फिर भी उन्होंने इसकी शिकायत की। साथ ही कुछ ऐसे लोग भी थे जो इसे सुनने के कारण मानसिक और शारीरिक बीमारियों से ग्रसित हो गए। अनिद्रा, सिर दर्द, चिड़चिड़ापन और तनाव जैसे लक्षण आम थे। ध्वनि विशेषज्ञों ने यह भी माना कि यह आवाज बेहद निम्न आवृत्ति, लो फ्रीक्वेंसी साउंड हो सकती है, जिसे सामान्य मापदंडों से पकड़ा नहीं जा सकता। कुछ सुझाव था कि यह शायद किसी भूमिगत पाइपलाइन, औद्योगिक मशीनरी या विद्युत चुंबकीय तरंगों से उत्पन्न हो रही हो। लेकिन टाओस जैसे छोटे, शांत और कम आबादी वाले क्षेत्र में ऐसी कोई गतिविधि मौजूद नहीं थी।
इस बात ने रहस्य को और गहरा कर दिया। 1997 में अमेरिकी कांग्रेस के सामने टेओस हम पर आधिकारिक रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें स्वीकार किया गया कि ये ध्वनि कुछ लोगों को वास्तविक रूप में सुनाई देती है, लेकिन इसका कोई स्पष्ट स्रोत नहीं खोजा जा सका। रिपोर्ट में कहा गया कि ये ध्वनि संभवतः पर्यावरण, शरीर और मन के जटिल मिश्रण से उत्पन्न हो रही है। पर यह उत्तर ऐसा नहीं था जो रहस्य को हल कर सके, बल्कि इसने लोगों को और ज्यादा भ्रमित कर दिया। बाद के वर्षों में यह पाया गया कि टेओस हम जैसी ध्वनियां अन्य देशों में भी सुनाई दी हैं। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यहां तक कि भारत के कुछ हिस्सों में भी। इससे यह संकेत मिला कि यह कोई स्थानीय घटना नहीं, बल्कि वैश्विक रहस्य है। लेकिन फिर सवाल खड़ा होता है, यह गूंज क्यों केवल कुछ लोगों को ही सुनाई देती है? क्या उनके शरीर में कोई विशेष जैविक या जैव चुंबकीय संवेदनशीलता होती है? कुछ ध्वनि वैज्ञानिकों ने यह प्रस्तावित किया कि यह ध्वनि हमारे ग्रह के अंदरूनी कंपन, जैसे भूगर्भीय गतिविधियों, प्लेट मूवमेंट्स या मैग्नेटिक फील्ड से जुड़ी हो सकती है। यह संभव है कि पृथ्वी खुद धीरे धीरे गूंज रही हो और कुछ अत्यंत संवेदनशील लोग उस कंपन को सुन पा रहे हों। लेकिन इस पर भी सवाल ये उठता है कि ये गूंज केवल टेओस जैसे कुछ ही स्थानों पर स्पष्ट क्यों होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो दिल से एक लाइक जरूर करें और ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है।